नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस पर पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की, और भूगोल में भी हम बात करेंगे भौतिक विस्तार, भौतिक अवस्थिति के बारे में। दोस्तों, यहाँ से आपकी लगभग 3 क्लास बनेगी भूगोल से, यानी भौतिक विस्तार से, भौतिक विभाजन से। दोस्तों, क्वेश्चन आपको 2 तो पक्के ही देखने को मिल जाएंगे इस टॉपिक से। उम्मीद करूंगा आप क्लास को पूरा जरूर देखेंगे। 2-3 प्रश्न जरूर बनेंगे, क्योंकि अरावली प्रदेश है, पठारी भाग है, मरुस्थली भाग है ना, और मैदानी भाग है। तो यहाँ से जाहिर सी बात है 3 प्रश्न आप लेके चलिए। तो दोस्तों देखिए, वैसे टेलीग्राम चैनल अपना है राजस्थान क्लासेस के नाम से, गूगल वेबसाइट राजस्थान क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर पर ऐप जो है वो राजस्थान 360 के नाम से है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप ज़रूर देखिएगा। मुझे लगता है कि आप अगर यहाँ पे एक्टिव रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आज का पहला सवाल बड़ा शानदार होने वाला है। राजस्थान में तैतीस सागर का अवशेष कौन सा है? तो सुपर फास्ट रहेगा, वैसे कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और मैं एडवांस भी साथ साथ में बताते चलूँगा। और आप मुझे ये बताना कि वास्तव में आनंद आया कि नहीं आया क्लास में। ठीक है, थंबनेल पर भले ही कुछ भी लिखा हो, लेकिन आप अगर क्लास को पूरा देखते हैं तो वास्तव में आप कुछ परीक्षा में अच्छा कर पाओगे। चलिए, राजस्थान में 33 सागर का अवशेष है। तो उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश भी है और पूर्वी मैदानी भाग भी, अ और ब दोनों को अपन करेंगे लॉक। प्राक ऐतिहासिक काल में दोस्तों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य 33 सागर हुआ करता था, जो कि कालांतर में धीरे धीरे नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से पाट लिया गया। तो भूगर्भिक हलचलों से ये खिसकता गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, कौन सा हिस्सा नहीं है? बोले सर अरावली प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी भी है, आबू पर्वत भी, तो वो तो वही बात होगी, लेकिन शुष्क प्रदेश नहीं है। तो शुष्क हमने क्या बात करी? शुष्क प्रदेश जो है वो हमने बात करी 33 सागर का हिस्सा है। दोस्तों, यहाँ आपका 33 सागर है, पर्वतीय जो क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? भूगोल से संबंधित पुस्तक है दोस्तों, और इनका नाम है राजस्थान का भूगोल। ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर हो जाएगा। 1968 में प्रकाशित है, ऑथेंटिक बुक है, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित की गई बुक है। अगला सवाल है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा है? ये बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। 7 विभागों में बांटा। वो 7 विभाग कौन से? क्योंकि पहली बार बांटा था ना इन्होंने, तभी ये पॉपुलर है। ये 7 विभाग पश्चिम में शुष्क प्रदेश है, अर्ध शुष्क है, इनको 2 भागों में बांटा। नहरी क्षेत्र, सॉरी, इसको 3 भागों में बांटा। नहरी क्षेत्र मरुस्थल को 3 भागों में बांटा इन्होंने। अरावली पहाड़ी है, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश है, और चंबल बीहड़ है। तो इन्होंने इसको भी 2 भागों में बांटा है। तो कुल मिला के बात यह है कि इन्होंने 7 भागों में विभाजन करा। धरातल और जलवायु के आधार पर भौतिक विभाजन कितने हैं दोस्तों? तो 4 है। कौन कौन से पता है आपको, है ना? मरुस्थल, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय है, मध्यवर्ती अरावली है, पूरी मैदानी भाग है, और दक्षिणी पूरी पठारी भाग है। अगला सवाल है, झीलों में खारा पानी होने और नमक उत्पादन होने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। माइका शिष्ट चट्टानों को लॉक कर देंगे, नमकीन चट्टानें भी इन्हें कहते हैं। और अगला सवाल है कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। 61% है ये एवरेज, है ना, औसतन। और वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 20,9,000 है। 20,9,000, 2,09,000, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत मरुस्थल भाग में है? मरुस्थली भाग है। जनसंख्या पूछिए तो जनसंख्या 40 है, और 61% जो है वो है क्षेत्रफल है। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं। अब देखो, पुराने एक जीके के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 12 मरुस्थली जिले थे। अब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो और बढ़ गए, है ना। जैसे जोधपुर ग्रामीण बढ़ गया, है ना, जैसे फलोदी बढ़ गया है, जैसे बालोतरा बढ़ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये, जैसे यहाँ पे जो है आपके पाली में, खैर पाली का तो अपन नहीं कहेंगे वैसे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अनूपगढ़ बढ़ गया है, तो ये 4 जिले और बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग से संबंधित असुमेलित थे, लेकिन आपको इस एग्जाम के लिए फिलहाल यही ध्यान रखना है ना, जैसे 33 जिलों पर आधारित। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग से संबंधित असुमेलित है। तो देखो, वर्षा यहाँ पे 20 से 50 सेमी होती है एवरेज। जलवायु शुष्क और अत्यधिक यहाँ की है। मुख्य फसल यहाँ की बाजरा, मोठ, ग्वार है। मिट्टी यहाँ की लाल दोमट मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है कि विशाल बालू का स्तूप किस भूभाग का उदाहरण है। विशाल बालू का स्तूप किस भूभाग का उदाहरण है, तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है विशाल बालू का, है ना, ठीक है। और अगला सवाल है कि निम्न में से सुमिलित नहीं है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो 9% भूभाग की बात हो रही है यहाँ पे, तो 9% है, ये सही सुमिलित है। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग जो है ये कुल राजस्थान का 61% है। पूर्वी मैदानी भाग 23 है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग 9 नहीं है, 7 है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अरावली की जब बात आए तो अरावली नवीन ऐसे आप याद रखेंगे। अरावली 9 है ना, 9% है अरावली। कितनी है अरावली? 9% है। मरुस्थलीय 61%, ये तो सबसे बड़ा है ही है। मैदान 23% है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि पहले मरुस्थल आएगा, फिर मैदान आएगा, मरुस्थल के बाद मैदान आएगा, मैदान के बाद में अरावली आएगी, अरावली के बाद में पठार आएगा, ठीक है। तो पठार सबसे लास्ट में होगा। अगला सवाल है कि भाई उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक मौजूद क्या है? लिग्नाइट है, खनिज तेल है, लाइमस्टोन है, तो सब कुछ है दोस्तों। ऑप्शन डी, यहाँ पे सब कुछ भंडार हमें देखने को मिल जाता है। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? पवनानुवर्ती बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? यहाँ पे वनस्पति भी पाई जाती है वैसे तो। रेखीय बालू का स्तूप दोस्तों, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप को क्या कहते हैं अपन? पवनानुवर्ती को रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं, रेखीय स्तूप भी कहते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में वायु की दिशा के अनुरूप चलते हैं, वायु की दिशा के अनुरूप, है ना, मतलब कि समानांतर। अगला सवाल है कि कौन सा बालू का स्तूप महिलाओं के हेयर पिन की तरह होता है ना, महिलाओं की जो हेयर पिन माथे में लगाते हैं ना वो उस तरह, तो पैराबोलिक, है ना, पैराबोलिक बालू का स्तूप जो है वो महिलाओं की हेयर पिन से पैराबोलिक याद रखेंगे, बस इतना सही तो है। और उत्तर पूर्वी में अपेक्षाकृत ये जो होता है वैसे। अगला सवाल है कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को हम दूसरे नाम से जानते हैं। अर्धचंद्राकार को दूसरे नाम से क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं बरखान। अर्धचंद्राकार बरखान, है ना, बरखान जो है वो अर्धचंद्राकार है, ऐसे याद रखेंगे, जैसे भी आपको ठीक लगे। तीनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर लो। पवनानुवर्ती को रेखीय कहते हैं, अर्धचंद्राकार को बरखान कहते हैं, तो हेयर पिन किसको कहा जाता है? तो हेयर पिन पैराबोलिक को कहा जाता है। क्लियर सी बात है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लाठी सीरीज किसका उदाहरण है? देखिए दोस्तों, लाठी सीरीज की बात हो रही है तो लाठी सीरीज भूगर्भीय पट्टी का उदाहरण है। भूगर्भीय पट्टी है जो कि जैसलमेर से लेकर पोखरण के बीच में है। जैसलमेर की चट्टान जो है ना, ये कैसी चट्टान है दोस्तों? तो ये बलुआ पत्थर की चट्टान है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। जुरासिक काल की है वैसे ये। अगला सवाल, संपूर्ण धार मरुस्थल का लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है राजस्थान में है? तो वही बात होगी ना, 60% या 61%, जैसा भी ऑप्शन आए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगला सवाल है कि थार मरुस्थल से संबंधित गलत क्या है? थार मरुस्थल से संबंधित गलत क्या है? तो सबसे अधिक जैव विविधता, ये सही है। जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक, ये भी सही है। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, तो गलत कोई है ही नहीं मेरे भाई। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ये थोड़ा सा मतलब समझने वाला क्वेश्चन था। रण टाट क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। देखिए दोस्तों, रण और टाट क्षेत्र का उदाहरण नहीं है इनमें से। कन्नौड़ में नहीं है, भागरी में नहीं है, थोप में नहीं है, इन तीनों जगह है दोस्तों। ये बाड़मेर है, जैसे जैसलमेर के हैं, इनके क्षेत्र है। तो सिंघाना को लॉक करेंगे। सिंघाना झुंझुनू का क्षेत्र है, यहाँ पे नहीं है। हालांकि अब चेंज हो चुका है, ठीक है, खेतड़ी सिंघाना वगैरह। तो यहाँ पे अपन ने ऑप्शन डी को लॉक करा है। अगला सवाल है कि भाई लूनी नदी का क्षेत्र तंत्र नहीं है। लूनी नदी का क्षेत्र तंत्र नहीं है, तो ध्यान रखना, बीकानेर को लॉक कर देंगे दोस्तों। बीकानेर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, अजमेर, है ना, तो यहाँ पे तो है बिल्कुल इसका क्षेत्र। नागपाट से निकलती है, ठीक है, अजमेर से। अजमेर के बाद में जैसे ये ब्यावर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर से कच्छ के रण में जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के अब 7 जिलों में है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। 7 जिलों में ये इसका अपवाद तंत्र है। शेखावटी क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूपों का बाहुल्य है? वैसे पहले 6 ही था, अब एक और बालोतरा बढ़ गया। दोस्तों एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा वापस से, किस पर? नदी पे। किस नदी पे? लूनी नदी पे। तो लूनी नदी पे आपको ये ध्यान देना है कि पहले तो ये 6 जिलों में प्रवाहित हुआ करती थी। किस किस में? देखो, अजमेर से निकलती थी, अजमेर से नागौर, नागौर से पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। अब ये जो है ब्यावर एक नया जिला जुड़ चुका है, ठीक है, इसमें, और एक सांचौर जो है नया जिला जुड़ चुका है। तो ये दोनों आप
नहीं, हाँ, अब जालोर को हटा दिया गया है। यहाँ पे ब्यावर और जैसे बाड़मेर भी नया है, ब्यावर भी नया है, जालोर की जगह सांसौर हो गया। तो ये बातें कुल मिला के अब जो बात करें तो अब 8 जिलों में प्रवाहित है, पहले 6 में थी। तो आप दोनों याद रख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। घग्गर का मैदान किस जिलों में विस्तृत है? घग्गर का मैदान जो है ना, ये किस जिलों में विस्तृत है दोस्तों? सॉरी, इसका आंसर अपन ने देखा ही नहीं क्या? शेखावट क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूप का बाहुल्य है? शेखावट क्षेत्र में यह है बरखान वाले, जिसे अपन अर्धचंद्राकार भी कहते हैं। इसके अलावा भी जैसे जैसलमेर में है, लूणकरण सर में भी है, जो बीकानेर में है ना, और सूरतगढ़ में भी है। तो अगला सवाल है कि घग्गर का मैदान किस जिले में विस्तारित है? घग्गर का मैदान जो है ना दोस्तों, ये किस जिले में विस्तृत है? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ में स्थित है। गोंडवान प्रदेश है दोस्तों, देखिए दोस्तों, गोंडवान प्रदेश जो है ना, ये नागौरी उच्च भूमि है या शेखावटी का आंतरिक क्षेत्र है, लूणी जवाई का। तो हम कहेंगे कि लूणी जवाई बेसिन को गोंडवान प्रदेश कहा जाता है। गोंडवान प्रदेश किस क्षेत्र को कहा जाता है? लूणी जवाई बेसिन को कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये लूणी और सहायक नदियों के आपात अंतर को भी गोंडवान कह सकते हैं वैसे। बालोतरा के बाद ध्यान दीजिएगा, बालोतरा के बाद लूणी नदी का पानी खारा होता है, कौन सा कारण गलत है? नमक युक्त चट्टान होने के कारण, सही बात है। पर मरुस्थलीय प्रदेश के अफवाह के कारण, ठीक बात है। और नमक के कणों के कारण, ये भी ठीक है। लेकिन वनस्पति इसका कोई कारण नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। तो इस नदी की परियोजनाएं जो महत्वपूर्ण है ना, वो आप ध्यान दीजिएगा। हेमावास परियोजना, ठीक है। जवाई बांध सबसे महत्वपूर्ण जो की परियोजना, ठीक है। ये मतलब इसकी सहायक नदी पर है ना, और जसवंत सागर है जैसे, तो प्रमुख परियोजनाएं हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में विस्तृत है दोस्तों? तो मरु उद्यान जो है ना, आपके जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। 90% आपका जैसलमेर में है। 3000 से भी अधिक वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अकलोड फॉसिल पार्क भी इसमें स्थित है। जीवाश्मों का अनूठा उदाहरण आपको देखने को मिलता है। मरुस्थल भाग की जलवायु कैसी है? हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, मरुस्थल भाग की जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु है, शुष्क और अत्यधिक विषम है। मुख्यतः यहाँ पे फसल की बात करें तो बाजरा, ग्वार, मोठ, मूंग ये होते हैं। और वनस्पति को कौन नहीं जानते, बबूल है, फोग है, खेजड़ा, केर बेर वगैरह, है ना। अगला सवाल, जोहड़ और नाडा किसे कहते हैं दोस्तों? जोहड़ और नाडा किसे कहते हैं? तो जल प्राप्ति हेतु कच्चे और पक्के कुएं को ही जोहड़ और नाडा कहा जाता है। मुख्यतः ये शेखावट क्षेत्र में पॉपुलर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि प्रमुख लवणीय स्रोत कौन सा है? इनमें से लवणीय स्रोत कौन सा है? पचपदरा झील है, सांबर झील है, डिडवाना, ये तीनों के तीनों लवणीय स्रोत है दोस्तों। तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, पचपदरा झील। किसको नहीं पता सर? बालोतरा, बाड़मेर, ठीक है। अभी मतलब 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। सांबर जो कि आपको बताए जयपुर, डिडवाना में, है ना। अगला सवाल, सर्वाधिक नेटवर्क बालू का स्तूप कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं? नेटवर्क बालू का स्तूप दोस्तों, ये आपको हनुमानगढ़ में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। हनुमानगढ़ से हिसार तक अपन जाते हैं तो यहाँ पे नेटवर्क बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पे आपको एक सवाल और देता हूँ जो कल अपन बात करेंगे इसके बारे में। नहीं, हाँ, इसका आंसर आपको देना है आज की क्लास में और हम बात करेंगे इसकी कल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान अरावली पर्वत की कुल कितनी लंबाई है प्रतिशत में? राजस्थान में, हालांकि ये दिल्ली में एंड होती है ना। तो शुरू कहाँ से होके आती है? वैसे यहीं से, गुजरात से ही शुरू होती है और एंड जो है दिल्ली तक होती है वैसे। तो इस प्रकार से राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, कितने प्रतिशत है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर ज़रूर देंगे और क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक है, एक बार विजिट ज़रूर करें, आपको मुफ्त में जो कि काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है। और चाहो तो पेड कोर्स भी ले सकते हैं, 5 से लेकर 50 रुपये तक मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, शुक्रिया।